तो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम हैं नए टॉपिक के साथ। 30 मिनट में जो है हम लोग ये टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और हमारा टॉपिक जो आज का है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें हम लोग जो है देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और यहाँ पर कितने फेजेस में ये डिवाइड होती है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे PYQs। तो हम लोग जो है इस टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल। बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो बेसिकली किस में है रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये हम लोग बात करते हैं प्राइमेट्स में बात करते हैं। तो प्राइमेट्स जो एनिमल होते हैं यानी कि मंकी, एप और ह्यूमन में जो है यहां पर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम लोग नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स में अगर हम लोग बात करें, इन एनिमल्स को छोड़ के बाकी जो मैमल्स हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स की बात करें हम लोग, प्राइमेट मैमल्स को छोड़ के उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम लोग नाम देते हैं ईस्ट्रस साइकिल। हम लोग नाम देते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ईस्ट्रस साइकिल यहां पर नाम देते हैं। अब ये जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है इसकी अगर हम लोग बात करें तो जनरली बात करें तो ये 28 डेज की साइकिल होती है। ये कितनी होती है जनरली हम लोग बात करें 28 डेज की होती है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 28 डेज की हो, लेकिन आइडियल अगर हम लोग स्टडी पर्पस के लिए बात करें या टेक्स्ट बुक पर्पस से बात करें तो यहां पर ये 28 डेज की होती है ये साइकिल, जिसके मिड ऑफ दिस साइकिल क्या होता है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जब शुरुआत होती है यानी कि इनिशिएशन या स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क। मेनार्क जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाती है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वहां पर उस फेज को हम लोग बोलते हैं मेनार्क, यानी कि वहां से रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चालू हो गई। ये अराउंड प्यूबर्टी यानी कि 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज यहां पर देखने को मिलेगा। तो प्यूबर्टी हिट होती है तो यहां पर मेनार्क यानी कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। और यहां पर मेंस्ट्रुएशन अगर हम लोग बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यानी कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल जब बंद हो जाएगी तो उससे हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज बोलेंगे। मेनोपॉज यानी कि सिजेशन, यहां पर क्या हो जाएगा, सिजेशन यानी कि स्टॉप हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये होता है अराउंड अगर हम लोग बात करें तो 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज की हम लोग अगर बात करें तो एक जो फीमेल जो है यानी कि फर्टाइल है, अगर फीमेल फर्टाइल है तो इट इज बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो कोई भी फीमेल जो है मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में ही जो है वो फर्टाइल कहलाती है, क्योंकि मेनार्क के बाद जो है रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। और अगर हम लोग बात करें मेनोपॉज की तो वहां पर जो है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कितने दिन की है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात जो करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात देखेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको पढ़ना है तो आसान तरीका क्या है, इसको हम लोग जो है 4 फेजेस में डिवाइड करके जो है यहां पर पढ़ सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल या फिर इसी को आप नाम देते हो ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज होगा यहां पर, इसमें क्या होगा वो सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज यहां पर होगा। फिर यहां पर होगा फॉलिकुलर फेज, यहां पर फॉलिकुलर फेज होगा या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन से पहले का फेज यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि यहां पर क्या देखने को मिलेगा,
ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा, और इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं ल्यूटियल फेज, या फिर इसी को आप बोल सकते हो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस तरीके से जो है यहां पर 4 फेजेस जो होते हैं उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इन फेजेस में चलती। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज होगा, उसके बाद फॉलिकुलर या प्री ओव्यूलेटरी फेज होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा यानी कि ओव्यूलेटरी फेज होगा, फिर यहां पर जो है ल्यूटियल या पोस्ट ओव्यूलेटरी। तो अगर यहां पर एग रिलीज होने के बाद, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर से जो है ये इस फेज पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी जब तक जो है यहां पर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती। तो हम लोग जो है एक एक करके ये फेजेस देखेंगे और ये साइकिल देखेंगे किस तरीके से ये रन करती है। यहां पर आपको जो है, यहां पर आपको किस तरीके से पढ़ना है पहले हम लोग ये देखेंगे। हम यहां पर जब फेजेस की बात करेंगे तो हम यहां पर 3 चीजों की बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे हार्मोन लेवल की, हार्मोन लेवल यहां पर यानी कि हार्मोन प्रोफाइल की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। कहां पर? ओवरी में चेंजेस देखने को मिलेंगे और यूट्रस में चेंजेस देखने को मिलेंगे जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। तो यहां पर जो ये ओवरी और यूट्रस में चेंजेस जो लाते हैं वो कौन लाते हैं? हार्मोन लाते हैं। और ये हार्मोन कहां कौन कौन से होंगे? पहले तो यहां पर हाइपोथैलेमस से हार्मोन होंगे, यानी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, GnRH की। और फिर यहां पर हम लोग बात करेंगे गोनाडोट्रोपिन्स की। गोनाडोट्रोपिन जो यहां पर होंगे वो हम बात करेंगे यहां पर LH और FSH की बात करेंगे। फिर यहां पर हम लोग बात करेंगे ओवेरियन हार्मोन की, हम लोग बात करेंगे। ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं वो कौन से होंगे वो हमें याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन यहां पर उनकी हम लोग बात करेंगे। तो ये हार्मोन के लेवल हम लोग देखेंगे, कैसे ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और उस हिसाब से ओवरी और यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, ये हार्मोन क्या चेंजेस करवाते हैं, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो बेसिकली ये फेज वाइज हम लोग हार्मोन प्रोफाइल, फिर ओवरी और यूट्रस में चेंजेस यहां पर स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है ये सारे फेजेस देखते हैं, कैसे यहां पर क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला जो है यानी कि इनिशिएशन जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो होगा मेंस्ट्रुअल फेज, या इसी को आप बोलोगे ब्लीडिंग फेज होगा। ब्लीडिंग फेज होगा यहां पर ब्लीडिंग फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की जो इनर वॉल है उसकी क्या होगी? शेडिंग होगी यहां पर, या फिर आप सकते हो स्लफिंग ऑफ होगा, स्लफिंग होगी इस मेम्ब्रेन। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो पिछली साइकिल में जिसकी थिकनेस बढ़ाई गई थी, ये एंटिसिपेट करके कि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जो है एम्ब्रियो में जब डिवाइड होगा तो वो इम्प्लांट होगा, यानी कि इस एंडोमेट्रियम से जाके अटैच होगा। वो नहीं हुआ, इसीलिए जो है इसकी क्या कर दी गई? शेडिंग कर दी गई, और इसी के कारण जो है यहां पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ब्लीडिंग यानी कि फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग जो है वो कंसिडर किया जाएगा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग किस कारण से हुई और यहां पर क्या चेंजेस देखने को मिले। तो यहां पर यूट्रस में जो चेंजेस देखने को मिला वो क्या हुआ? यूट्रस में जो चेंजेस देखने को मिला वो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो गई। अब सवाल है यहां पर कि एंडोमेट्रियम की शेडिंग क्यों हुई? क्योंकि यहां पर सारे हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो वो सब क्या होंगे? जैसे कि GnRH क्या होगा? उसका लेवल कम होगा। GnRH कम होगा तो FSH भी कम होगा, LH भी कम होगा, ईस्ट्रोजन जो है वो भी क्या होगा? कम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर जो ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, ये जो है इसको बनाने और मेंटेन करने वाला जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही कम है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? शेडिंग हो जाएगी, और वो शेडिंग जो है ब्लीडिंग के फॉर्म में आपको दिखाई देगी। इस तरीके से हार्मोन प्रोफाइल होगी। ओवरी में अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो ओवरी में क्या होगा? जो पिछली साइकिल में जो फॉलिकल था,
फॉलिकल हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स होते हैं, और जब फॉलिकल जब मैच्योर होता है फिर उसके बाद जब रप्चर होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं पिछली साइकिल। तो ये ओवरी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल फेज होता है जहां पर ब्लीडिंग होगी, शेडिंग होगी, हार्मोन प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, और ओवरी में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर अगर देयर इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है यहां पर, यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात करें ब्लीडिंग फेज नहीं आया है, तो इसका मतलब कुछ हो सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि अ फीमेल मे बी प्रेग्नेंट, अ फीमेल मे बी प्रेग्नेंट। और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के केस में ही जो है यहां पर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो, ब्लीडिंग ना हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए। इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस ऑल्सो, स्ट्रेस ऑल्सो, और सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और डेफिशिएंसी ऑल्सो। इस तरीके से जो है जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिल रहा है किसी फीमेल में तो शी मे बी प्रेग्नेंट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो साइकिल जो है किसी और वजह से डिस्टर्ब या रुक गई है ड्यू टू सम डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस। ये आपको ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। ठीक है, कि ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, हार्मोन प्रोफाइल क्या होता है, और ओवरी और यूट्रस में चेंजेस। और इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलता है तो इससे कंफर्मेशन नहीं है कि प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि और कुछ रीजन भी यहां पर हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब हम लोग जो है अभी जो मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो ये 28 डेज में से अगर हम लोग बात करें तो 2 to 5 डेज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग फेज चलने वाला है। 2 to 5 डेज जो है ये जो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगा। इसके बाद जो है अब आपने तो जो है नया फॉलिकल उठाना भी है और उसको डेवलप भी कराना है, और उसके अंदर जो है एग का डेवलपमेंट भी करवाना है। इस तरीके से यहां पर नेक्स्ट फेज चालू हो जाएगा, और यहां पर उसे आप बोलोगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज यहां पर आप बोलोगे। ठीक है, अब इसको जो है हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटिव, यहां पर प्रोलिफरेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोलिफरेटिव यहां पर फेज भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होंगे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो हार्मोन की यहां पर बात करें, हार्मोन्स की बात करें तो यहां पर धीरे धीरे करके जीएनआरएच क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। जीएनआरएच जो है बढ़ना चालू हो जाएगा। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है बढ़ेगा तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। कहां से रिलीज करवाएगा, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच और एलएच भी जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ना चालू हो जाएंगे। और फिर ये एफएसएच और एलएच जो है वो क्या करवाएंगे, ओवरी में क्या करवाएंगे, ये एफएसएच और एलएच ओवरी में ये करवाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल यहां पर होगा, और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपिंग फॉलिकल के ग्रेन्युलोसा सेल से क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन। तो यहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ईस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन अभी पिक्चर में नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन सोर्स क्या होता है, वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कब बनेगा, जब ये फॉलिकल जो है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्सरी से मैच्योर यानी कि ग्राफियन फॉलिकल होके जब रप्चर होगी तब वो फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बनेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जब तक पिक्चर में नहीं आएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी पिक्चर में नहीं आएगा। इसीलिए यहां पर जो है प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग पिक्चर में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल अभी भी लो चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं, अब यहां पर जो है पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने ओवरी में चेंजेस की तो बात कर ही ली। अब हम लोग बात करते हैं कि यूट्रस में क्या चेंजेस होगा। यूट्रस में अगर चेंज की हम लोग बात करें तो यहां पर यूट्रस में ये चेंज देखने को मिलेगा कि यूट्रस में ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की क्या करेगा, थिकनेस यहां पर बढ़ाएगा। क्या करेगा, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम।
थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी तो ये एंटिसिपेट करके चल रही है कि आफ्टर ओव्यूलेशन जब एग रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब एम्ब्रियो में डिवाइड होना चालू कर देगा तो वो किससे अटैच होगा? एंडोमेट्रियम से। इसलिए उसकी थिकनेस क्या करनी पड़ेगी? बढ़ा के रखनी पड़ेगी। तो ईस्ट्रोजन जो बढ़ेगा वो क्या करेगा? इस थिकनेस को जो है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो यहां पर इसका प्रोलिफरेशन होगा, इसलिए इसको फेज को और क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें ईस्ट्रोजन जो है उसका लेवल बढ़ता है, इसलिए ईस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। और इसके पहले जो, इसके बाद जो है ओव्यूलेशन होना है, तो ये ओव्यूलेशन से पहले का फेज है, इसलिए इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहां पर GnRH, FSH, LH बढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, और यहां पर यूट्रस में जो चेंज देखने को मिलेगा वो बेसिकली एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये आपको सारे चेंजेस जो है इस फॉलिकुलर फेज में, या इस प्रोलिफरेटिव फेज में, या इस ईस्ट्रोजेनिक फेज में, या फिर इस प्री ओव्यूलेटरी फेज में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूलेटरी फेज की हम लोग यहां पर बात करेंगे। ओव्यूलेटरी फेज की बात करेंगे तो यहां पर ओव्यूलेशन होगा। अब सवाल ये होता है कि ये ओव्यूलेशन को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होगा? ठीक है, अब ये हम लोग बोल सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज को हम लोग बोल सकते हैं मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अब हम लोग मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात सही है कि आइडियली 28 डेज की साइकिल होती है, तो उस हिसाब से ये 14th डे होगा, ठीक है, मिड 14th डे होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की हो, तो इसलिए बेहतर क्या है हम लोग बोल दें कि मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर आप 30 दिन या 32 दिन की होते हैं तो 30 के हिसाब से 15 हो जाएगा, 32 के हिसाब से 16 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं। तो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। अब सवाल ये ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन क्या होगा? बेसिकली यहां पर रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आप एनसीईआरटी नई जो आई है उसमें करेक्शन कर चुके हैं। पहले वहां पर जो है उसको एग लिखा हुआ था, ओवम लिखा हुआ था, ठीक है, अब वो हो चुका है सेकेंडरी oocyte, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपने भी कलेक्ट कर लेना है यहां पर सेकेंडरी oocyte फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होगी। ये क्या होगी? रप्चर होगी, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ था? ये जो फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रही थी। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या हो रही थी? डेवलप हो रही थी। इस तरीके से जो है यहां पर डेवलप हो रही थी, और फिर जो है यहां पर ये जब पूरी फुली तरीके से डेवलप हो गई तो यहां पर से जो है ये सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो गया? रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज हो गया। और जब ये एग रिलीज हुआ तो यहां पर इसे आपने प्रोसेस को क्या बोल दिया? इसे आपने बोल दिया ओव्यूलेशन। इसे आपने ओव्यूलेशन कह दिया। तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है, यहां पर जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दे दिया? उस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया ओव्यूलेशन। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ यहां पर कि यहां पर जो है ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गई और सेकेंडरी oocyte जो है उसके अंदर से रिलीज हो गई। अब हम लोग यहां पर ये जो रप्चर की बात करते हैं तो यहां पर जो हार्मोन है GnRH जो है वो बढ़ा हुआ है, यहां पर FSH भी बढ़ेगा, FSH बढ़ेगा, और कंपैरेटिवली LH जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये LH जो है वो FSH के मुकाबले जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा, और इस बढ़े हुए LH को हम लोग नाम देते हैं LH सर्च। और यही LH सर्च क्या करवाता है? इस सेकेंडरी oocytes को यानी कि इस ग्राफियन फॉलिकल का रप्चरेशन करवाता है, और साथ ही साथ यहां पर सेकेंडरी oocyte रिलीज करवाता है। तो LH सर्ज यहां पर होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन भी जो है वो यहां पर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी भी जो है हम लोग यहां पर प्रोजेस्टेरॉन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो अब नेक्स्ट फेज में आएगा। नेक्स्ट फेज में आएगा क्योंकि जब ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगी तब तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज मेनली यहां पर क्या? आपका कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन यहां पर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ओव्यूलेशन कब होगा, क्या होता है ओव्यूलेशन, और किसकी वजह से होगा।
अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको FSH LH बोथ दिया है तो आपको वो चुनना है, लेकिन एक चुनना है तो हम किसको बोलेंगे, LH, यानी कि LH सर्च, क्योंकि LH जो है FSH के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ता है, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, LH सर्च नाम देते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं ओव्यूलेशन के बाद की कहानी। ओव्यूलेशन के बाद जो है यहां पर नेक्स्ट फेज होगा लूटियल फेज। लूटियल फेज को आप पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हो, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हो, ठीक है। और यहां पर प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी कह सकते हो, क्योंकि अब जो है पिक्चर में कौन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा। यहां पर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पिक्चर में आएगा। अब यहां पर जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये ओवरी में चेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गई कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम जो है ये क्या करने वाला है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहां पर इंक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहां पर बढ़ने वाला है। अब कौन पिक्चर में आ गया, प्रोजेस्टेरॉन आ गया। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन यहां पर सबसे पहले तो यहां पर नेगेटिव फीडबैक देगा, किसे, नेगेटिव फीडबैक देगा यहां पर, किसे, नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से क्या होगा, GnRH जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, GnRH क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा। FSH और LH भी क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे, कम हो जाएंगे यहां पर। अब लॉजिक ये है, क्योंकि अब जो है GnRH FSH LH की जरूरत नहीं है। GnRH FSH LH की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका काम क्या है, GnRH का काम है FSH LH को रिलीज करवाना, और FSH और LH का काम क्या है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना। अब तो यहां पर एग रिलीज हो गया है, तो अभी तो हमें एग का डेवलपमेंट, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं करवाना, इसलिए यहां पर जो है इनका रिलीज कम हो। और यहां पर धीरे धीरे जो है आपको ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। ईस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल। अब डेवलपिंग फॉलिकल नहीं रही, अब तो पिक्चर में कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और साथ ही साथ ये फंक्शन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो बढ़ाई गई थी, उसको क्या करेगा, मेंटेन करने को, ये क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि अब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा है, और फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो में, तो वो एम्ब्रियो जो है वो अटैच होगा किसमें, एंडोमेट्रियम में, तो इसलिए उसकी थिकनेस को जो है मेंटेन करने का काम यहां पर होगा। ये जो ल्यूटियल फेज होता है ये फिक्स्ड होती है कितने, 14 डेज की, ये फिक्स्ड होती है 14 डेज की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की भी हो, लेकिन ल्यूटियल फेज जो होगा वो क्या होगा, 14 डेज का फिक्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये सारा कुछ होगा। अब यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी तो एंटिसिपेट करेगी फर्टिलाइजेशन, उसी के हिसाब से यहां पर तैयारी चल रही है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये थिकनेस यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। अब अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीजेनरेशन हो जाएगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां पर डीजेनरेशन हो जाएगा, और डीजेनरेशन हो जाएगा तो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी जो थे वो तो ऑलरेडी कम ही थे, तो यहां पर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू शेडिंग ऑफ दैट एंडोमेट्रियम, एंड अगेन वी विल बी बैक टू ब्लीडिंग फेज। तो इस तरीके से जो है ये साइकिल जो है चलती रही। तो ये पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका पर्पस यही है कि एग बनाना और एग रिलीज करना, ये एंटिसिपेट करके कि यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां पर लास्ट में आप देख सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो गया, उसके कारण प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, तो जो उसका काम था एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करने का, ये हो गया कम। और यहां पर जो है हम लोग बैक टू पवेलियन यानी कि बैक टू फर्स्ट फेज आ जाएंगे, दैट इज ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा, तो विच में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसका पर्पस क्या है। चलिए अब हम लोग जो है एनसीईआरटी का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ इस तरीके से, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये फेजेस दिए हुए हैं, और यहां पर देख सकते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन का लेवल दिया है, ओवरी में क्या चल रहा है, ओवरी के हार्मोन का लेवल दिया है, और यूट्रस में क्या इवेंट चल रहा है ये।
अगर आप यहां पर देखेंगे तो जीएनआरएच का ग्राफ नहीं दिया हुआ है। जीएनआरएच का ग्राफ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एफएसएच और एलएच के हिसाब से ही हम लोग जीएनआरएच का ग्राफ जो है वो बना सकते हैं उसी के हिसाब से। तो इस तरीके से यहां पर सारे इवेंट होंगे, ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ हिडन चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। हिडन चीजें ये है कि जैसे आप देखोगे ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के बाद कम होना चाहिए, यहां पर देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ रहा है। थोड़ा सा इसलिए बढ़ रहा है, ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, ये आपको लेकिन पता होनी चाहिए कि यहां पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अकेला प्रोजेस्टेरॉन नहीं, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, इसीलिए जो है यहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, वरना कम होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर अगर आपको एक हिडन चीज देखें तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो आप देखोगे वो सबसे मैक्सिमम आपको कब दिख रही है, 23rd डे में दिख रही है। तो ये कुछ हिडन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो एनसीईआरटी के ग्राफ से हमें पता चलती है कि यहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल, दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट्रोजन तो भाई कम होना चाहिए क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल नहीं है। साथ ही साथ जब ये एंड फेज होगा, ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम है। अब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन मेनली सिक्रीट करता है, लेकिन थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी करता है, इसलिए यहां पर जो है आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ थिकनेस अगर आप देखेंगे इसके हिसाब से तो यहां पर आप देखोगे मैक्सिमम कब दिख रहा है, 23rd डे में दिख रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये जो है ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। हार्मोन प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें यहां आप देख सकते हैं। एलएच कितना बढ़ रहा है, एफएसएच भी बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा डबल से भी ज्यादा लगभग यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन जो है आफ्टर ओव्यूलेशन पिक्चर में आया। इस तरीके से जो है आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, ये फेज वाइज आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पर ये जो है इन्होंने 28 डेज को लिया हुआ है, देख सकते हैं 29th डे यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट साइकिल। इस तरीके से ये ग्राफ आपको पूरी तरीके से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक एक इवेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं, देखते हैं नीट में किस तरीके के सवाल यहां पर पूछे गए। पहला हम लोग बात करते हैं, पहला सवाल जो 2025 में इसी साल आया हुआ, यहां पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, पहला मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, पहला मेंस्ट्रुएशन को हम लोग ने बोला है मेनार्क। तो यहां पर इसे हम कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्क। तो ये एक सिंपल सा सवाल। मेनोपॉज तो हम लोग कहते हैं जब वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि सेसेशन पे बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां पर एक और सवाल आया हुआ 2018 में, ये मैच द कॉलम के फॉर्म में देख सकते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करते चलेंगे। प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि प्रोलिफरेशन कब होता है, प्रोलिफरेशन होता है फॉलिकुलर फेज में। प्रोलिफरेशन मतलब जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाई जाती है, ईस्ट्रोजन द्वारा एंडोमेट्रियम की थिकनेस जब बढ़ाई जाती है उसे आप क्या बोलते हो, प्रोलिफरेशन या फॉलिकुलर फेज में देखने को मिलता है। तो ए से हम लोग मैच कराएंगे सेकेंड वाला, ठीक है। और यहां पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप जैसे ही ए मैच करोगे यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही ऑप्शन है जिसमें ये सेकंड से मैच किया। फिर भी आप अगर चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज यानी कि यहां पर सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं। सिक्रीशंस कहां बढ़ जाएंगे, यहां पर सिक्रीशंस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे जब ल्यूटियल फेज चलेगा। तो यहां पर ल्यूटियल फेज में जो है सिक्रीशन, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, वो सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, बी का थर्ड हो जाएगा। और मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इस तरीके से जो है हम लोग यहां पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आंसर हमें फर्स्ट मैचिंग पे ही मिल ही गया था। तो इस तरीके से मैचिंग के जो सवाल होते हैं वो काफी इजी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असर्शन रीजन। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पढ़े तो एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है यहां पर जरूरी है, क्यों उसकी थिकनेस बढ़ाई जा रही है, इम्प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये बात भी बिल्कुल सही। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन अगर आप रीजन देखेंगे तो रीजन ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसलिए यहां पर आंसर जो है वो चला जाएगा हमारा बी, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि दोनों बातें तो सही है, लेकिन एसर्शन जो है वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे रहा है, क्योंकि एसर्शन में बात हो रही है इम्प्लांटेशन की और रीजन में बात हो रही है एंडोमेट्रियम के शेडिंग की, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पहचानना है मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। तो यहां आप देखेंगे
इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल, ये बात हम लोग ने पढ़ी थी, ये बात बिल्कुल सही है। फिर हम लोग यहां पर देखेंगे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पर होना चाहिए क्या, मेनार्क, यहां पर क्या होना चाहिए, मेनार्क होना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ, बिल्कुल सही बात है, मे बी लिखा हुआ है, कंफर्म तो नहीं है, मे बी है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4 ओनली, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आप करेक्ट इनकरेक्ट की क्वेश्चन करें तो आपने ये भी पता होना चाहिए कि क्या गलत है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हैं। नो न्यू फॉलिकल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बात बिल्कुल सही है, ल्यूटियल फेज में दूसरा जो फॉलिकल है वो डेवलपमेंट नहीं होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि फॉलिकल के डेवलपमेंट कराने वाले हार्मोन कौन से हैं, गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि FSH एंड LH, और वो होते हैं लो। तो यहां पर अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमको मिल जाएगा। यहां पर वो कह रहा है कि गोनाडोट्रोपिन जो है वो क्या है, कम है, इसीलिए फॉलिकल का डेवलपमेंट यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ सवाल देखे यहां पर जो नीट में आए हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आप किस तरीके से पढ़ना है, फेजेस में चेंजेस के हिसाब से आप पढ़ेंगे, यानी कि हार्मोन चेंजेस आपको ध्यान रखने, यूट्रस में चेंजेस ध्यान रखने, और साथ ही साथ आपको ओवरी में चेंजेस। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने 30 मिनट्स में ये टॉपिक कवर किया है। तो ऐसे ही हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे जिसमें हम लोग जो है 30 मिनट्स के अंदर कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।